क्या हमारा दिमाग भी आज़ाद है? 15 अगस्त 1947, वह दिन जब भारत ने आज़ादी की एक नई सुबह देखी। करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये उस लंबे संघर्ष का परिणाम था जिसमें लोगों ने अपने देश के भविष्य के लिए बहुत कुछ सहा। लेकिन आज मैं आपसे इतिहास का एक अलग सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हमारा देश आज़ाद है, तो क्या हमारा दिमाग भी आज़ाद है? ज़रा सोचिए। आप जो चीज़ पसंद करते हैं, क्या वह सच में आपकी पसंद है? आप जो फैसला लेते हैं, क्या वह सच में आपका फैसला है? आप जिस इंसान की बात मानते हैं, क्या आपने उसकी बात को खुद जांचा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी सोच सच में आपकी अपनी है या आसपास की दुनिया उसे धीरे धीरे बदल रही है? आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर दिन हजारों तरह की जानकारी हमारे सामने आती है। सोशल मीडिया हमें बताता है कि क्या देखना है, एडवर्टाइजमेंट हमें बताते हैं कि क्या खरीदना है, लोग हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और कई बार हमारा अपना डर हमें बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे इंसान को लगता है कि वह अपने फैसले खुद ले रहा है, लेकिन असली सवाल है, क्या हम अपने फैसलों को प्रभावित करने वाली चीज़ों को पहचान भी पाते हैं? मान लीजिए आपको नया फ़ोन खरीदना है। आप इंटरनेट खोलते हैं, फिर आपको उसी फ़ोन के एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं। आप रिव्यूज़ देखते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को वही फ़ोन इस्तेमाल करते लगते हैं, फिर दोस्त भी कहते हैं कि यही फ़ोन अच्छा है। आखिर में आप वही फ़ोन खरीद लेते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि फ़ोन अच्छा था या ख़राब, सवाल है आपने फ़ैसला कैसे लिया। क्या आपने अपनी ज़रूरत देखकर फ़ैसला लिया, या आसपास की जानकारी ने भी आपकी सोच को प्रभावित किया? यही से साइकोलॉजी दिलचस्प हो जाती है। हमारा दिमाग हर चीज़ को पूरी तरह एनालाइज नहीं करता। वह पुराने अनुभवों, यादों, इमोशंस और आसपास की जानकारी के आधार पर बहुत तेज़ी से निर्णय लेता है। यह प्रक्रिया हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन कभी कभी इसी वजह से हम बिना गहराई से सोचे भी फैसला कर सकते हैं। इसलिए मेंटल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि कोई आपको आदेश न दे। इसका मतलब है आप अपने विचारों को पहचान सके, सवाल पूछ सके, और किसी बात को सिर्फ इसलिए सच न माने क्योंकि बहुत सारे लोग उसे मानते हैं। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। जब भी कोई बड़ा फैसला ले, खुद से पूछिए, मैं ये फैसला क्यों ले रहा हूँ? हो सकता है जवाब तुरंत न मिले, लेकिन यही सवाल आपकी सोच को समझने की शुरुआत हो सकता है। क्योंकि बाहर की आज़ादी महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने विचारों को समझने की आज़ादी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और अगले पार्ट में हम जानेंगे आपका दिमाग हर चीज़ खुद से क्यों नहीं चुनता, और वह फैसले लेने के लिए कौन कौन से मेंटल शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है। आपका दिमाग हर चीज़ खुद से क्यों नहीं चुनता? कल्पना कीजिए, आप किसी दुकान में जाते हैं और सामने 50 अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। हर प्रोडक्ट की अलग कीमत है, अलग डिज़ाइन है और अलग रिव्यूज़ हैं। अगर आपका दिमाग हर प्रोडक्ट को पूरी तरह एनालाइज करने लगे, तो एक छोटा सा फैसला लेने में भी बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हमारा दिमाग कई बार मेंटल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। इनकी मदद से हम जल्दी फैसले ले पाते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई इन शॉर्टकट्स का फ़ायदा उठाकर हमारी सोच को प्रभावित करे। मान लीजिए आप YouTube खोलते हैं। आपके सामने दो वीडियोज़ हैं। पहली वीडियो पर लिखा है 500 व्यूज़ और दूसरी पर 5 मिलियन व्यूज़। आप किसे पहले देखने की संभावना रखते हैं? बहुत से लोग दूसरी वीडियो की तरफ आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कई बार सोचता है, अगर इतने लोग देख रहे हैं तो इसमें कुछ खास ज़रूर होगा। लेकिन ध्यान रखिए, पॉपुलैरिटी और ट्रूथ एक ही चीज़ नहीं है। किसी वीडियो के लाखों व्यूज़ हो सकते हैं, फिर भी उसकी हर बात सही हो, ये ज़रूरी नहीं। किसी व्यक्ति के करोड़ों फॉलोअर्स हो सकते हैं, फिर भी उसकी हर राय सही हो, यह ज़रूरी नहीं। यही बात प्रोडक्ट्स पर भी लागू होती है। अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन लगी है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि खाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ भीड़ देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वही सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। आपके दिमाग ने बस एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया, बहुत लोग, शायद अच्छा। सोशल मीडिया पर भी हमारा दिमाग लगातार ऐसे सिग्नल्स देखता रहता है। लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, व्यूज़, ट्रेंडिंग। लेकिन अगर आप अपनी सोच को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो एक आदत डालिए
सिग्नल और ट्रूथ को अलग कीजिए। किसी चीज़ का पॉपुलर होना एक सिग्नल है, लेकिन वो अपने आप में प्रूफ नहीं है। किसी व्यक्ति का बहुत कॉन्फिडेंट होना एक सिग्नल है, लेकिन कॉन्फिडेंस एविडेंस नहीं है। अब एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर लिखा है ओनली 2 लेफ्ट। अचानक आपको लगता है कि इसे अभी खरीदना ज़रूरी है, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट बिना इस मैसेज के सामने होता तो शायद आप इतना जल्दी फैसला नहीं लेते। इसका मतलब ये नहीं कि हर एडवर्टाइजमेंट आपको मैनिपुलेट कर रहा है। बस इतना समझिए कि प्रेजेंटेशन भी हमारी परसेप्शन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़रूरी लगे, एक पल रुकिए और ख़ुद से पूछिए, क्या ये सच में ज़रूरी है या मुझे अभी ऐसा महसूस कराया जा रहा है। और यही बात सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हैं और सोचते हैं मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, लेकिन आपने उसकी पूरी ज़िंदगी नहीं देखी। आपने सिर्फ उसका बेस्ट मोमेंट देखा है, उसकी प्रॉब्लम्स नहीं, उसकी फेलियर्स नहीं, उसकी पूरी कहानी नहीं। इसलिए अपनी पूरी ज़िंदगी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के कुछ सेकंड्स के वीडियो से मत कीजिए। आपकी रियलिटी और उसकी हाईलाइट रील एक जैसी चीज़ नहीं है। याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। वो आपको तेज़ी से फैसले लेने में मदद करता है, लेकिन एक समझदार इंसान जानता है कि कब शॉर्टकट इस्तेमाल करना है और कब रुककर गहराई से सोचना है। और अगले पार्ट में हम जानेंगे सोशल मीडिया हमें दूसरों से कंपेयर क्यों करवाता है, क्यों किसी की सक्सेस देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। सोशल मीडिया और कंपैरिजन ट्रैप। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन खोला, लेकिन कुछ देर बाद अचानक मन में आया, पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे क्यों रह गया हूँ। एक वीडियो में कोई नया घर दिखा रहा है, दूसरे में कोई नई कार, तीसरे में कोई विदेश घूम रहा है, चौथे में कोई अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा है, और फिर बिना महसूस किए हमारा दिमाग अपनी ज़िंदगी की तुलना उनकी ज़िंदगी से करने लगता है। यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन ट्रैप। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम किसी दूसरे व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी को अपनी पूरी ज़िंदगी से कंपेयर नहीं कर रहे होते। हम उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देखते हैं और उसकी तुलना अपनी पूरी ज़िंदगी से कर देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने पूरे दिन में से सिर्फ 30 सेकंड्स का सबसे अच्छा मोमेंट इंटरनेट पर डाला। आप उस 30 सेकंड्स को देखते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की पूरी परेशानियां जानते हैं। आप उसकी सक्सेस देखते हैं, लेकिन अपनी फेलियर्स भी देखते हैं। आप उसकी खुशी देखते हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स भी महसूस करते हैं। और फिर दिमाग कहता है उसकी ज़िंदगी मुझसे बेहतर है। लेकिन सवाल है, आप कैसे जान सकते हैं? आपने उसकी पूरी कहानी देखी ही नहीं। हो सकता है उसके सामने भी ऐसी समस्याएं हों जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं। इसीलिए अगली बार सोशल मीडिया पर किसी की ज़िंदगी देखकर आपको लगे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे रह गया हूं, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं उनकी रियलिटी देख रहा हूं या सिर्फ उनकी हाईलाइट रील? ये सवाल कंपैरिजन को पूरी तरह बदल सकता है। अब एक और चीज़ समझिए, सोशल मीडिया पर लगातार नया कंटेंट आता रहता है। एक वीडियो ख़त्म होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर नोटिफिकेशन, फिर कमेंट, और आपको पता भी नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया। आपने फ़ोन किसी ज़रूरी काम के लिए खोला था, लेकिन अचानक आपका अटेंशन कई अलग अलग चीज़ों में बट गया। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा। सवाल है, क्या मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ या सोशल मीडिया मेरा अटेंशन इस्तेमाल कर रहा है? आपका समय लिमिटेड है, आपका अटेंशन भी लिमिटेड है। इसीलिए हर बार फ़ोन खोलने से पहले खुद से पूछिए, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अगर आपके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, तो शायद आप ज़रूरत की वजह से नहीं, बल्कि हैबिट की वजह से ऐप खोल रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन हमेशा बुरा नहीं होता। अगर किसी की सक्सेस देखकर आपको इंस्पिरेशन मिलती है, तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? किसी की अच्छी हैबिट देखकर सोचिए, क्या मैं इसका कोई हिस्सा अपनी ज़िंदगी में अपना सकता हूँ? यानी कंपैरिजन को प्रेशर मत बनाइए, उसे डायरेक्शन बनाइए। याद रखिए, दूसरे व्यक्ति की टाइमलाइन आपकी टाइमलाइन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सक्सेस देर से आने के कारण आप असफल हैं। हर व्यक्ति की शुरुआत अलग है।
हर परिस्थिति अलग है और हर जर्नी अलग है। इसीलिए दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा मत समझिए। इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन अपनी जर्नी खुद तय कीजिए। और अब अगला सवाल और भी दिलचस्प है। अगर सोशल मीडिया और कंपैरिजन हमें प्रभावित कर सकते हैं, तो लोग क्या कहेंगे का डर हमारे फैसलों को कितना बदल सकता है। कई लोग फेलियर से ज्यादा लोगों की राय से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, यह डर हमारे फैसले कैसे बदलता है। कल्पना कीजिए, आपके मन में एक सपना है। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, शायद कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, दिमाग में आवाज आती है, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक बना दिया तो। और फिर आप शुरुआत ही नहीं करते, सपना वहीं रह जाता है। कई बार समस्या हमारी क्षमता में नहीं होती। समस्या यह होती है कि हम दूसरों की राय को अपनी जिंदगी से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। सोशल अप्रूवल की जरूरत, इंसान स्वभाव से सोशल है। हमें दूसरों की तारीफ अच्छी लगती है और रिजेक्शन बुरा लग सकता है। यह सामान्य है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हर फैसला लेने से पहले हम सोचने लगते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर हम अपनी जिंदगी अपनी पसंद के हिसाब से नहीं, बल्कि दूसरों की प्रतिक्रिया के हिसाब से जीने लगते हैं। क्या करना है, क्या सीखना है, किस रास्ते पर जाना है, हर जगह अप्रूवल ढूंढने लगते हैं। दूसरों की सलाह और अपना फैसला। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए। सलाह सुनिए, लेकिन उसे तुरंत सच मत मानिए। खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या इस व्यक्ति को इस विषय का अनुभव है? क्या उसकी सलाह के पीछे कोई ठोस कारण है? क्या मेरी परिस्थिति भी वैसी ही है? क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सही फैसला आपके लिए सही हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए एक बात याद रखिए, दूसरों की राय को इन्फॉर्मेशन बनाइए, इंस्ट्रक्शन नहीं। लोग हमेशा आपको देख रहे हैं, जरूरी नहीं। कई बार हमें लगता है कि हमारी हर गलती दुनिया को याद रहेगी। अगर वीडियो नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे? अगर बोलते समय गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे? अगर किसी काम में फेलियर हो गया तो सब मजाक बनाएंगे। लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में व्यस्त है। जिस गलती को आप कई दिनों तक याद रखते हैं, हो सकता है दूसरा व्यक्ति उसे कुछ मिनट बाद ही भूल चुका हो। इसलिए हर छोटी गलती को अपनी पूरी पहचान मत बनाइए। गलती हुई है तो सीखिए और आगे बढ़िए। फेलियर का डर। फेलियर का मतलब यह नहीं है कि आप एक असफल इंसान हैं। किसी एक काम का रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक ना आना और पूरी जिंदगी में असफल होना दो अलग बातें हैं। अगर कोई कोशिश सफल नहीं हुई तो आप उससे सीख सकते हैं, तरीका बदल सकते हैं, फिर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ लोगों के डर से शुरुआत ही नहीं की, तो आपके पास सीखने का अनुभव भी नहीं आएगा। इसलिए कई बार फेलियर से बचने की कोशिश ही ग्रोथ से बचने की वजह बन जाती है। एक सवाल खुद से पूछिए, जब भी आपको लोग क्या कहेंगे का डर लगे, खुद से पूछिए, अगर किसी को पता ही ना चले कि मैंने क्या फैसला लिया है तो मैं क्या चुनूंगा। इसका जवाब आपकी वास्तविक इच्छा को समझने में मदद कर सकता है। फिर प्रैक्टिकल जानकारी और भरोसेमंद सलाह को भी ध्यान में रखिए। लेकिन सिर्फ लोगों के डर की वजह से अपना फैसला मत बदलिए। अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आपकी जिंदगी में बहुत लोग सलाह दे सकते हैं, परिवार सुझाव दे सकता है, दोस्त अपनी राय दे सकते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स दिखा सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आखिरकार आपको ही संभालना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की बात ना सुने। मतलब सिर्फ इतना है, सुनिए सबकी, लेकिन फैसला सोच समझकर कीजिए। यही मेंटल इंडिपेंडेंस की शुरुआत है। और अब तक हमने सोशल मीडिया, कंपैरिजन और लोगों की राय को समझा। लेकिन अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी बाहर का कोई व्यक्ति हमें रोक नहीं रहा होता, फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हमारे अंदर एक और ताकत काम करती है, डर। मैं हम समझेंगे कि आपका दिमाग डर को कैसे देखता रहे और कैसे पहचाने कि कोई डर वास्तविक खतरा है या सिर्फ भविष्य की कल्पना। आपका दिमाग डर से कैसे प्रभावित होता है? कभी आपने गौर किया है?
कई बार कोई खतरा सामने होता ही नहीं, फिर भी हमारा दिमाग पहले से डरने लगता है। आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, दिमाग कहता है अगर मैं फेल हो गया तो। किसी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, अगर उसने मेरा मजाक उड़ा दिया तो। नई स्किल सीखना चाहते हैं, शायद मैं यह कर ही नहीं पाऊंगा। ध्यान दीजिए, इनमें से ज्यादातर चीजें अभी हुई ही नहीं है, फिर भी दिमाग उनकी संभावना को सोचकर डर पैदा कर सकता है, और यही डर कई बार हमें एक्शन लेने से रोक देता है। डर हमेशा दुश्मन नहीं है, डर हमारे शरीर और दिमाग की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। वास्तविक खतरे में यह हमें सावधान करता है। समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग हर अनसर्टेनिटी को खतरे की तरह देखने लगे। नई जगह डर, नई जिम्मेदारी डर, नई कोशिश डर, फेलियर की संभावना डर। लेकिन याद रखिए, कई बार हम तैयार इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने शुरुआत ही नहीं की होती। फियर और फैक्ट में अंतर। अगर आपके मन में आता है मैं शायद फेल हो जाऊंगा, तो इसे बदल कर देखिए मुझे फेलियर का डर महसूस हो रहा है। दोनों बातें अलग हैं। पहले वाक्य में दिमाग फेलियर को लगभग तय मान रहा है, दूसरे में आप सिर्फ अपनी फीलिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। याद रखिए, थॉट और फैक्ट एक ही चीज नहीं है। वर्स्ट केस को समझिए। जब किसी चीज से डर लगे, खुद से पूछिए सबसे खराब स्थिति वास्तव में क्या हो सकती है। फिर पूछिए अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं। कई बार डर इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि समस्या हमारे दिमाग में वेग होती है। जब हम उसे स्पष्ट शब्दों में समझते हैं तो सिचुएशन ज्यादा मैनेजेबल लग सकती है। डर की वजह से मौका मत छोड़िए। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सीधे बड़े मंच पर जाने की जरूरत नहीं है। पहले अकेले प्रैक्टिस कीजिए, फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने बोलिए, फिर छोटे ग्रुप में बोलिए। यानी डर को इग्नोर नहीं करना है, उसे समझना है और छोटे कदमों से कॉन्फिडेंस बनाना है। मैं ऐसा ही हूं वाली सोच से सावधान। मैं बहुत शाय हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। ऐसी बातें आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। मैं अभी यह नहीं कर पा रहा हूं और मैं कभी यह नहीं कर सकता। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला वाक्य ग्रोथ की जगह छोड़ता है, दूसरा दरवाजा बंद कर देता है। डर को डिसीजन मेकर मत बनने दीजिए। अगर वास्तविक सेफ्टी रिस्क है तो सावधानी जरूरी है, लेकिन अगर डर सिर्फ अनसर्टेनिटी, एम्बैरेसमेंट या फेलियर से जुड़ा है तो खुद से पूछिए क्या मैं सच में खतरे में हूं या सिर्फ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। 5 मिनट की एक्सरसाइज आज 5 मिनट निकालिए और लिखिए इस समय मुझे सबसे ज्यादा किस चीज का डर है। फिर 3 सवाल लिखिए। 1, यह डर किस चीज से जुड़ा है? क्या इसके पीछे कोई वास्तविक एविडेंस है? 3, इसका सामना करने के लिए सबसे छोटा सुरक्षित कदम क्या हो सकता है? आपको एक दिन में पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। पहले डर को समझिए, फिर छोटा कदम उठाइए। असली मेंटल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपके मन में कभी डर नहीं आएगा। डर आएगा, डाउट आएगा, कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप इन इमोशंस को पहचान कर भी सोच समझकर फैसला लेते हैं। यानी डर मौजूद है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील डर के हाथ में नहीं है। लेकिन अब एक और समस्या सामने आती है। मान लीजिए आपने डर को पहचान लिया, दूसरों की राय से डिस्टेंस बनाना सीख लिया, फिर भी एक चीज आपको बार बार पीछे खींच सकती है, आपकी अपनी हैबिट्स। सुबह उठते ही फोन, बिना जरूरत स्क्रॉलिंग, काम को टालना, बार बार नोटिफिकेशंस चेक करना और फिर कहना मेरे पास समय ही नहीं है। हैबिट, दिमाग की सबसे शांत जेल कल्पना कीजिए। सुबह आपकी आंख खुलती है, आप अभी बिस्तर से उठे भी नहीं हैं, लेकिन हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। एक नोटिफिकेशन, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा। आप सोचते हैं बस 5 मिनट, लेकिन जब घड़ी देखते हैं काफी समय निकल चुका होता है। यही है हैबिट की ताकत। ये हमेशा शोर नहीं करती, कई बार ये चुपचाप आपके समय और ध्यान को प्रभावित करती रहती है। हैबिट आखिर होती क्या है?
हैबिट किसी बिहेवियर के बार बार दोहराए जाने से बन सकती है। सुबह उठते ही फ़ोन देखना, खाली समय में स्क्रॉलिंग करना या बार बार नोटिफिकेशंस चेक करना धीरे धीरे ऑटोमेटिक बिहेवियर बन सकता है। शुरुआत में आपको फैसला लेना पड़ता है, लेकिन बार बार दोहराने के बाद बिहेवियर अपने आप होने लगता है। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। हैबिट को समझने का आसान तरीका है ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। नोटिफिकेशन आती है, ये ट्रिगर है। आप फोन उठाते हैं, ये एक्शन है। फिर कोई इंटरेस्टिंग मैसेज या वीडियो मिलता है, ये रिवॉर्ड हो सकता है। धीरे धीरे ब्रेन इस पैटर्न को सीख सकता है। नोटिफिकेशन आई, फोन चेक करो, और बाद में बिना नोटिफिकेशन के भी आप फोन देखने लग सकते हैं। समस्या फोन नहीं, ऑटोमेटिक बिहेवियर है। फोन अपने आप में दुश्मन नहीं है। इससे हम पढ़ सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम फोन जरूरत के कारण नहीं, बल्कि आदत के कारण खोलते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, मैं फोन चला रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है या क्योंकि मेरा हाथ इसे खोलने का आदी हो चुका है। आपका अटेंशन भी एक रिसोर्स है। हम समय की कीमत समझते हैं, लेकिन अटेंशन की कीमत अक्सर भूल जाते हैं। अगर आपका ध्यान हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशन, मैसेज या वीडियो की तरफ चला जाए तो फोकस करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है मैंने कितने घंटे काम किया, बल्कि ये भी है उन घंटों में मेरा ध्यान वास्तव में कितनी देर उसी काम पर था। इसीलिए एक समय में एक काम पर ध्यान देना ज्यादा उपयोगी हो सकता है। हैबिट बदलने का तरीका सिर्फ ये कहना कि मैं अब फोन नहीं चलाऊंगा हमेशा काम नहीं करता। अपने एनवायरनमेंट को बदलना ज्यादा प्रैक्टिकल है। पढ़ाई के समय फोन दूर रखिए, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कीजिए। सुबह उठते ही कुछ समय बिना स्क्रीन के रहने की कोशिश कीजिए, यानी सिर्फ विल पावर पर निर्भर मत रहिए। अपने एनवायरनमेंट को भी अपने पक्ष में बनाइए। एक छोटा एक्सपेरिमेंट, जब भी आप बिना किसी स्पष्ट कारण के फोन खोलें, खुद से पूछिए, मैं इसे क्यों खोल रहा हूं? अगर जरूरी काम है, ठीक है, लेकिन अगर जवाब है बस ऐसे ही, तो कुछ सेकंड रुक जाइए। ये पनिशमेंट नहीं है, ये अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। आप अपने ब्रेन को सिखा रहे हैं कि हर अर्ज पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं है। सोच सकते हैं और फिर फैसला कर सकते हैं। बोर्डम से दोस्ती। आज थोड़ी सी बोर्डम आते ही हम फोन निकाल लेते हैं। इंतजार कर रहे हैं, फोन। कुछ मिनट खाली है, फोन। लेकिन हर खाली पल को एंटरटेनमेंट से भरना जरूरी नहीं है। कभी शांत बैठना, वॉक करना या अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना भी ठीक है। इसलिए बोर्डम को टॉलरेट करना भी एक यूजफुल स्किल है। अब असली सवाल, अगर नोटिफिकेशन आते ही आप फोन खोलते हैं तो नोटिफिकेशन आपके बिहेवियर को ट्रिगर कर रही है। अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं और आप भी सिर्फ इसीलिए वही करने लगते हैं, तो सोशल प्रेशर आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब आपका कंट्रोल खत्म नहीं हुआ। आपको बस अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। आज रात खुद से पूछिए, मेरी कौन सी एक हैबिट मेरा सबसे ज्यादा समय ले रही है? सिर्फ एक हैबिट चुनिए, उसे कुछ दिनों तक ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि वो कब और किस ट्रिगर के बाद होती है। यहीं से बदलाव शुरू हो सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हैबिट्स के पीछे एक और शक्तिशाली चीज काम करती है, इंस्टेंट रिवॉर्ड। एक छोटा वीडियो तुरंत एंटरटेनमेंट देता है, लेकिन कोई स्किल सीखने में समय लगता है। तो हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ इतना आकर्षित क्यों होता है? और क्या हम इसी साइकोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? डोपामीन और इंस्टेंट रिवॉर्ड की साइकोलॉजी सोचिए। आपके सामने दो काम है। पहला, एक शॉर्ट वीडियो देखना, कुछ ही सेकंड में एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। दूसरा, कोई नई स्किल सीखना, उसमें समय लगेगा, शुरुआत मुश्किल हो सकती है और रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। अब सवाल है, आपका दिमाग किस काम की तरफ जल्दी जाना चाहेगा? अक्सर उस काम की तरफ जिसका रिवॉर्ड जल्दी मिल जाए। यहीं से शुरू होती है इंस्टेंट रिवॉर्ड की साइकोलॉजी। डोपामीन को सही तरीके से समझिए। लोग अक्सर कहते हैं डोपामीन खुशी का केमिकल है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है।
डोपामीन ब्रेन के मोटिवेशन, रिवॉर्ड और लर्निंग से जुड़े प्रोसेसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब ब्रेन किसी रिवॉर्ड की उम्मीद करता है तो वो उस रिवॉर्ड की तरफ बिहेवियर को मोटिवेट करने में मदद कर सकता है। यानी बात सिर्फ खुशी की नहीं है, बात यह भी है मुझे ये चीज़ फिर से करनी है। शॉर्ट वीडियो इतना आकर्षक क्यों लगता है? एक शॉर्ट वीडियो खत्म हुआ, अगला तुरंत सामने आ गया, फिर अगला, फिर अगला। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस स्वाइप करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता नहीं होता कि अगला वीडियो कैसा होगा। शायद फ़नी हो, शायद इंटरेस्टिंग हो, शायद बोरिंग हो। यही अनसर्टेनिटी क्यूरियोसिटी बनाए रख सकती है। और ब्रेन कहता है एक और देख लेते हैं, फिर एक और अचानक 20-30 मिनट निकल जाते हैं। इंस्टेंट रिवॉर्ड वर्सेस डिलेड रिवॉर्ड। इंस्टेंट रिवॉर्ड वो है जो तुरंत मिलता है, जैसे वीडियो, नोटिफिकेशन, लाइक या गेम अचीवमेंट। डिलेड रिवॉर्ड वो है जिसका फ़ायदा बाद में मिलता है, जैसे पढ़ाई, स्किल सीखना या किसी बड़े गोल की तैयारी। डिलेड रिवॉर्ड में शुरुआत में मेहनत ज़्यादा लग सकती है, लेकिन समय के साथ उसका फ़ायदा बड़ा हो सकता है। इसीलिए डिसिप्लिन महत्वपूर्ण बनता है। सबसे बड़ी गलती हम अक्सर अपने बड़े फ्यूचर गोल की तुलना आज के छोटे इंस्टेंट प्लेजर से करते हैं। हम सोचते हैं अभी वीडियो देखना अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल होना चाहिए, क्या अभी वीडियो देखना मेरे बड़े लक्ष्य के लिए सही है? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि एंटरटेनमेंट छोड़ दें। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, बस फ़र्क इतना है, एंटरटेनमेंट आप चुनें, एंटरटेनमेंट आपको ना चुने। रिवॉर्ड सिस्टम को अपने पक्ष में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ये मत सोचिए आज पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, बल्कि कहिए मैं पहले 20-30 मिनट सिर्फ इसी काम पर ध्यान दूंगा। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटने से शुरुआत आसान हो सकती है। याद रखिए, कई बार सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं, काम शुरू करना होता है। अगर आज आपने सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई की और अगले दिन भी की, तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बन सकती है। इसीलिए प्रोग्रेस को सिर्फ फाइनल रिजल्ट से मत मापिए। खुद से पूछिए, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूँ? फ़ोन को दुश्मन मत बनाइए। फ़ोन और टेक्नोलॉजी उपयोगी है, आप इनसे पढ़ सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब फ़ोन का इस्तेमाल कॉन्शियस चॉइस के बजाय ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाए। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखिए, पहले पर्पस तय करो, फिर फ़ोन खोलो। 10 सेकंड रूल। अगली बार जब आप बिना ज़रूरत कोई ऐप खोलने लगे, खुद को सिर्फ 10 सेकंड्स दीजिए, रुकिए और पूछिए मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ। अगर जवाब स्पष्ट है तो कीजिए, अगर जवाब है पता नहीं बस खोल रहा हूँ, तो शायद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा पॉज ऑटोमेटिक बिहेवियर को कॉन्शियस डिसीजन में बदल सकता है। असली फ्रीडम, अगर आप हर टेम्पटेशन पर तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आपकी चॉइसेस इम्पल्सेस से प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर आप इम्पल्स और एक्शन के बीच थोड़ा पॉज बना लेते हैं तो चॉइस वापस आपके हाथ में आती है। नोटिफिकेशन आई, आप डिसाइड करते हैं। वीडियो सामने आया, आप डिसाइड करते हैं। मन कहता है काम बाद में करेंगे, आप कहते हैं पहले ज़रूरी काम। यही छोटी छोटी चॉइसेस सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करने में मदद कर सकती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर हमारा ब्रेन रिवॉर्ड और अटेंशन से इतना प्रभावित होता है तो एडवर्टाइजमेंट्स और ब्रांड्स इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्यों लिमिटेड ऑफर, ओनली फ्यू लेफ्ट और बेस्ट सेलर जैसे शब्द हमारा ध्यान खींचते हैं? और सबसे ज़रूरी सवाल, हम अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छा के बीच अंतर कैसे पहचानें? एडवर्टाइजिंग आपके फैसलों को कैसे प्रभावित करती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अचानक उसे खरीदने का मन करने लगा? आपने यूट्यूब खोला, एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया, फिर इंस्टाग्राम पर वही प्रोडक्ट नज़र आया, फिर किसी क्रिएटर को वही चीज़ इस्तेमाल करते देखा, और कुछ समय बाद दिमाग में आया शायद मुझे भी ये खरीद लेना चाहिए। लेकिन सवाल है, आपको इसकी ज़रूरत पहले से थी या बार बार देखने के बाद ज़रूरत महसूस होने लगी? यहीं से शुरू होती है एडवर्टाइजिंग साइकोलॉजी। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता। एडवर्टाइजमेंट अक्सर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक फीलिंग बेचने की कोशिश करता है। किसी फ़ोन के एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ फ़ोन नहीं दिखाया जाता, उसके साथ कॉन्फिडेंस, फ्रेंड्स और बेहतर लाइफस्टाइल भी दिखाई जाती है। यानी मैसेज सिर्फ ये नहीं होता
ये फ़ोन खरीदिए, बल्कि दिमाग में ये फीलिंग बनाई जाती है शायद ये प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। फोमो और स्कैरसिटी। एडवर्टाइजिंग में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली 2 लेफ्ट, लास्ट चांस। ऐसे शब्द अर्जेंसी पैदा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, अर्जेंसी और नेसेसिटी एक ही चीज़ नहीं है। खुद से पूछिए, अगर ये ऑफ़र आज ख़त्म हो जाए तो क्या मुझे फिर भी ये चीज़ चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के प्रेशर से प्रभावित हो रहे हैं। इन्फ्लुएंसर और सोशल प्रूफ। जब हज़ारों लोग किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते दिखें और कोई पॉपुलर क्रिएटर भी उसे रेकमेंड करे तो हमारा भरोसा बढ़ सकता है। लेकिन पॉपुलर होना और आपके लिए सही होना अलग अलग बातें हैं। दूसरों की राय इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। नीड या वांट। मान लीजिए आपका पुराना फ़ोन ठीक काम कर रहा है और नया मॉडल आ गया, कैमरा बेहतर है, डिज़ाइन नया है, एडवर्टाइजमेंट शानदार है। आपको नया फ़ोन खरीदने का मन करता है, लेकिन खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी वास्तव में ज़रूरत है? अगर सिर्फ इच्छा है तो कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, फिर पूछिए, क्या मैं इसे कुछ दिन बाद भी खरीदना चाहूँगा? कई बार इंतज़ार करने से फैसला ज़्यादा साफ हो जाता है। एंकरिंग इफ़ेक्ट। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत पहले 5,000 रुपये दिखाई गई और फिर लिखा है आज सिर्फ 2,999 रुपये। अब 2,999 रुपये आपको बहुत सस्ता लग सकता है, लेकिन असली सवाल है, क्या 2,999 रुपये उस प्रोडक्ट की वास्तविक वैल्यू के हिसाब से सही कीमत है? पहली कीमत आपके दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट बना सकती है, इसलिए सिर्फ डिस्काउंट देखकर फैसला मत कीजिए। दूसरे ऑप्शंस कंपेयर कीजिए और अपनी ज़रूरत समझिए। अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। आपको एडवर्टाइजमेंट से बचने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हें समझना सीखना है। जब कोई एडवर्टाइजमेंट आपकी इमोशंस को स्ट्रांगली ट्रिगर करे, कुछ सेकंड रुकिए और पूछिए, मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए? अगर जवाब है सबके पास है, अभी ऑफ़र चल रहा है, लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद थोड़ा रुकना बेहतर होगा। आज से कोई बड़ी चीज़ खरीदने से पहले 4 सवाल पूछिए। 1. क्या मुझे इसकी वास्तव में ज़रूरत है? 2. एडवर्टाइजमेंट ना दिखता तो क्या मैं इसे खरीदता? 3. क्या मैं इसे कुछ दिन बाद भी खरीदना चाहूँगा? 4. क्या मैंने दूसरे ऑप्शंस कंपेयर किए हैं? यही छोटा सा पॉज आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचा सकता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर आपने किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ओपिनियन बना लिया हो, तो क्या आपका ब्रेन सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ज़्यादा देखता है जो आपकी बिलीफ को सही साबित करे? इसी साइकोलॉजी को कहा जाता है कॉन्फर्मेशन बायस। जब हमारा दिमाग वही देखता है जो हम मानना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, आपने किसी व्यक्ति के बारे में पहले ही तय कर लिया, यह इंसान भरोसे के लायक नहीं है। अब वही व्यक्ति आपके साथ कोई अच्छा काम करता है, लेकिन आपका दिमाग कहता है शायद इसका कोई दूसरा मतलब होगा। फिर वही व्यक्ति एक छोटी सी गलती करता है और दिमाग तुरंत कहता है, देखा, मैं पहले से सही था। यही है कॉन्फर्मेशन बायस। सरल भाषा में, हमारा दिमाग कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा महत्व देता है जो हमारी पहले से बनी सोच को सपोर्ट करती है, और उसके खिलाफ जाने वाली इंफॉर्मेशन को नज़रअंदाज कर सकता है। एक आसान उदाहरण मान लीजिए, आपको लगता है मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ। जब कोई सवाल मुश्किल आता है, आप सोचते हैं, देखा, मुझे मैथ्स आती ही नहीं। लेकिन जिस दिन आप कोई मुश्किल सवाल सही कर लेते हैं, हो सकता है आप उस सफलता को उतना महत्व ना दे। यानी आपका ब्रेन अपनी पुरानी बिलीफ को बचाने के लिए एविडेंस को अलग अलग महत्व दे सकता है। याद रखिए, किसी बिलीफ का होना और उसका सच होना अलग अलग बातें हैं। सोशल मीडिया इसे बढ़ा सकता है। मान लीजिए आपने किसी टॉपिक पर ओपिनियन बना लिया। अब आप इंटरनेट पर सिर्फ वही वीडियोस और पोस्ट देखते हैं जो आपकी बात से अग्री करते हैं। धीरे धीरे आपको लगता है, देखा, हर जगह यही बात सही साबित हो रही है। लेकिन हो सकता है आपने दूसरी साइड को ठीक से देखा ही ना हो। इसलिए कभी कभी अपने इंफॉर्मेशन बबल से बाहर निकलना ज़रूरी है। अलग सोर्सेज देखिए, अलग ओपिनियन समझिए
और फिर फैसला कीजिए। मैं गलत हो सकता हूं, कमजोरी नहीं है। अगर नई जानकारी मिलने पर आप अपनी राय बदल सकते हैं तो ये कमजोरी नहीं है। आज आपने कुछ माना, कल आपको बेहतर एविडेंस मिला, आपने अपनी राय बदल दी। इसका मतलब है कि आप नई जानकारी से सीखने के लिए तैयार हैं। अपनी सोच को टेस्ट कैसे करें? जब भी आपको लगे मैं इस बात में 100% सही हूं, तो खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, अगर मैं गलत हूं तो कौन सा एविडेंस मेरी सोच बदल सकता है? 2, क्या मैं सिर्फ अपनी बात को सपोर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन देख रहा हूं? 3, क्या मैं फैक्ट्स के आधार पर सोच रहा हूं या सिर्फ इमोशन के आधार पर? ये सवाल आपको अपनी सोच को दूसरे नज़रिए से देखने में मदद कर सकते हैं। बहस जीतना और सच समझना अलग है। कई बार डिस्कशन में हमारा लक्ष्य सच समझना नहीं, बल्कि सामने वाले को गलत साबित करना होता है। फिर हम उसकी कमज़ोर बात पकड़ते हैं और अच्छी बात इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सच समझना है तो सवाल बदल जाएगा। क्या सामने वाले की बात में कुछ ऐसा है जिससे मैं सीख सकता हूं? यही एटीट्यूड आर्ग्यूमेंट को लर्निंग में बदल सकता है। अपनी गलती स्वीकार करना। अगर आपको बाद में पता चले कि आपकी जानकारी अधूरी थी तो 2 रास्ते हैं। पुरानी बात को सही साबित करने के लिए एक्सक्यूजेस बनाना या कहना, मुझे उस समय पूरी जानकारी नहीं थी, अब मेरी राय बदल गई है। दूसरा रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपकी थिंकिंग को मजबूत बनाता है। एक पावरफुल एक्सरसाइज, आज किसी ऐसी बिलीफ के बारे में सोचिए जिसे आप लंबे समय से सच मानते हैं। कागज पर 2 हिस्से बनाइए। मेरी बिलीफ को सपोर्ट करने वाली बातें, मेरी बिलीफ के खिलाफ जाने वाली बातें। दोनों तरफ ईमानदारी से लिखिए। हो सकता है आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाई दे जिसे आपने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा। मेंटल फ्रीडम का अगला स्तर। अब तक हमने सोशल मीडिया, कंपैरिजन, फियर, हैबिट्स, इंस्टेंट रिवॉर्ड, एडवर्टाइजिंग और कॉन्फर्मेशन बायस को समझा। इन सभी में एक कनेक्शन है। हमारी सोच इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, हैबिट्स, बिलीफ्स और एनवायरनमेंट से प्रभावित हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। कंट्रोल की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आपको पता चलता है कि कोई चीज़ आपकी सोच को प्रभावित कर रही है, तब आप रुककर सोच सकते हैं, और यही से मेंटल फ्रीडम की शुरुआत होती है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है। अगर हमारा दिमाग इतनी सारी चीज़ों से प्रभावित हो सकता है, तो हम अपनी थिंकिंग को मजबूत कैसे बना सकते हैं? क्या हम ऐसा तरीका बना सकते हैं जिससे हम हर इंफॉर्मेशन को तुरंत एक्सेप्ट ना करें? अपने दिमाग की स्टीयरिंग व्हील वापस कैसे लें? अब तक हमने सोशल मीडिया, कंपैरिजन, लोगों की राय, फियर, हैबिट्स, इंस्टेंट रिवॉर्ड, एडवर्टाइजिंग और कॉन्फर्मेशन बायस के बारे में समझा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, इन सब को समझने के बाद हम अपनी जिंदगी में क्या बदलें? क्योंकि सिर्फ साइकोलॉजी समझ लेना काफ़ी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। रूल 1, हर बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। आज हमारे सामने हर दिन हज़ारों तरह की इन्फॉर्मेशन आती है। कोई कहता है ये सबसे अच्छा है, कोई कहता है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन किसी बात को सिर्फ इसलिए सच मत मानिए क्योंकि बहुत सारे लोग उसे बोल रहे हैं। खुद से पूछिए, इस बात का एविडेंस क्या है? पहले समझिए, फिर सोचिए और उसके बाद फैसला कीजिए। रूल 2, अपने अटेंशन की रक्षा कीजिए। आपका समय सीमित है और आपका अटेंशन भी। हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, हर वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है, हर ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ को आपका अटेंशन मिलता है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगती है। इसलिए अपने ज़रूरी काम के लिए कुछ समय बिना डिस्ट्रैक्शन के ज़रूर रखिए। रूल 3, फैसला लेने से पहले पॉज कीजिए। गुस्से में है, कुछ खरीदने का मन कर रहा है, किसी मैसेज का तुरंत जवाब देना चाहते हैं, तो कुछ सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मुझे अभी रिएक्ट करना है या सोचकर रिस्पॉन्ड करना है? कई बार यही छोटा सा पॉज आपको गलत डिसीजन से बचा सकता है। रूल 4, कंपैरिजन को डायरेक्शन बनाइए। दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझिए। इसके बजाय पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? किसी की सफलता इंस्पिरेशन बन सकती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करना ज़रूरी नहीं। याद रखिए,
दूसरे की टाइमलाइन आपकी टाइमलाइन नहीं है। रूल 5, लोग क्या कहेंगे को अंतिम फैसला मत बनने दीजिए। दूसरों की सलाह सुनिए, लेकिन अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल दूसरों को मत दीजिए, क्योंकि लोग आपके बारे में राय बना सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी आपको जीनी है। इसलिए सोचिए, अगर किसी को पता ही ना चले कि मैंने क्या चुना है, तो मैं क्या चुनूंगा। फिर प्रैक्टिकल फैक्ट्स और ट्रस्टेड एडवाइस को ध्यान में रखकर फैसला कीजिए। रूल 6, अपनी हैबिट्स को पहचानिए। अगर कोई हैबिट आपका समय खराब कर रही है, तो सिर्फ विल पावर पर निर्भर मत रहिए। इन्वायरमेंट बदले। फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है तो उसे थोड़ी दूरी पर रखें। नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है तो उन्हें कम करें। याद रखिए, हर बार अपने दिमाग से लड़ना ज़रूरी नहीं। कभी कभी इन्वायरमेंट बदलना ज़्यादा आसान होता है। रूल 7, मैं ऐसा ही हूँ कहना बंद कीजिए। अगर आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो उसकी जगह पूछिए, मैं इसे सीखने के लिए पहला कदम क्या उठा सकता हूँ। आपकी स्किल्स और हैबिट्स समय के साथ बदल सकती हैं। तो क्या हमारा दिमाग सच में फ्री है? शायद इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। हमारा ब्रेन हमारे एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और हैबिट से प्रभावित होता है। लेकिन इन्फ्लुएंस होना और कंप्लीटली कंट्रोल्ड होना एक ही बात नहीं है। जब आप अपने पैटर्न्स को पहचानना शुरू करते हैं, तो आपके पास उन्हें बदलने का मौका भी आता है, और यही मेंटल फ्रीडम की शुरुआत है। तो आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो मेरे फैसलों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? सोशल मीडिया, फियर, फ़ोन, कंपैरिजन या कोई पुरानी हैबिट? सिर्फ एक चीज़ चुनिए और अगले 7 दिनों तक उसे ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि जिस बिहेवियर को आप समझना शुरू करते हैं, उसे बदलने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी सोच के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो माइंड नोवा हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि आपकी सोच को नए सवाल देना है। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना भी ज़रूरी है।